जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम लोग ये जो श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये भर्ती परीक्षाओं के लिए है, नहीं। ये जो विद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वाले हों, या बीए वगैरह में हिंदी लिए हैं, या फिर हिंदी को कोई सीखना चाहता है, या कि हिंदी को कोई पढ़ना या पढ़ाना चाहता है, या हिंदी से जुड़ी कोई भर्ती परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, पीसीएस, आईएएस, पुलिस, रेलवे, दरोगा, जहां जहां भी हिंदी के सवाल आते हैं, अगर आपको हिंदी में कोई समस्या हो रही है तो आप इस श्रृंखला को निरंतर देखिए। एकदम क्रमबद्ध तरीके से आज हम आपके लिए ये लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने एक चैप्टर हिंदी में समाप्त कर दिया है, तो भाषा और बोली एक चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है कि भाषा बोली के बारे में, उसका क्षेत्र वगैरह कहाँ है। अब चैप्टर जो हम लोगों का शुरू होने वाला है वो है आपका वर्णमाला। यही से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आपको वर्णों की जानकारी है, तो आप ये जान लीजिए कि आप संधि, जो भी चैप्टर इससे कठिन चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर, वर्तनी वगैरह है, सारा सब कुछ आप जान जाएंगे। तो जब वर्ण जान जाएंगे तो आप वर्ण विच्छेद जान जाएंगे, फिर जब वर्ण विच्छेद जान जाएंगे तो आप संधि विच्छेद और संधि भी करना सीख जाएंगे। तो आगे की चीजें भी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो एक बार आप देखिए इसको, आपको कैसा लगेगा आप उसकी बात कमेंट करके बताइए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका हिंदी वर्णमाला, पहला जो चैप्टर हम लोगों का है वो है हिंदी वर्णमाला। तो वर्ण प्लस माला, वर्णमाला पहला चैप्टर हम लोगों का शुरू हो रहा है, हिंदी वर्णमाला। अगर हम बात करें कि वर्ण प्लस माला, तो वर्णों के माला मतलब जो समूह है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला। मतलब कि लिपि चिन्हों के, ऐसा भी कह सकते हैं कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं, या फिर वर्णों के ही व्यवस्थित क्रम को आप क्या कहते हैं, वर्णमाला, या वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को भी वर्णमाला हम लोग कहते हैं। तो वर्णमाला, वर्ण प्लस माला। तो अब देखा जाएगा कि कुल वर्ण, तो अब हम लोग देखेंगे कि कुल वर्ण की अगर हम बात करें तो अभी तक हुआ करता था 52। आपका है वो आपका कौन सा है, तो जो 53वां वर्ण है वो लाठी ही उच्चारण आधार पे अंग्रेजी के 8 को ऐसे टेढ़ा बना के और ऐसे करके ये आपका 53वां वर्ण है। तो अब इसको मान्यता कब दी गई, तो इसको मान्यता दी गई 53वां वर्ण को 22 अगस्त 2024 मान्यता, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा इसको मान्यता दे दी गई। और अब ये कुल वर्णों की संख्या हो गई है 53। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इसी वर्णमाला में होते हैं और एक हमारे व्यंजन भी होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब वर्ण प्लस माला, तो एक एक वर्णों के मिलने से क्या बनता है, एक माला, एक समूह बन जाता है। लेकिन अब उससे भी हम लोग सबसे छोटे पे और चलते हैं, छोटे पे ये चलते हैं कि वर्ण, वर्ण का मतलब कि अब हम लोग यहाँ देखेंगे अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है, अक्षर क्या है और वर्ण दोनों में क्या अंतर है। तो अक्षर में क्या अंतर है और वर्ण में क्या अंतर है। देखिए, अक्षर का मतलब हुआ कि जिसका क्षय ना हो, तो जिसका क्षय ना हो उसको लोग अच्छा कहते हैं। और वर्ण है तो वर्ण कहीं ना कहीं एक वर्ण होते हैं, तो उस वर्ण में भी आपके जो है कुछ छुपे हुए होते हैं। जैसे आपका कोई व्यंजन वर्ण, जैसे मान लो का है, तो का है। अब आप देख रहे हो का सीधा लिखा गया है, तो ये भी आपका अक्षर हो गया। लेकिन का को अगर हम तोड़ दें तो ये इधर हम लोग का लिख के और इसके नीचे हलंत लगा देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये आधा का हो गया, ये मूल व्यंजन हो गया, है ना। इधर छोटा, क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण बगैर स्वरों के नहीं पढ़े जाते हैं। तो स्वर जो है सभी व्यंजनों के साथ होते हैं, तभी वो पढ़े जाते हैं। और स्वर को कभी आधा नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन आप व्यंजन को आधा लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया अक्षर, लेकिन ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वर्ण। इधर भी ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो गया वर्ण। तो कहीं ना कहीं किसी का को हम तोड़ दिए और अलग अलग एक एक वर्ण हो गया, तो वर्ण हो गया, और इसी दोनों को जोड़ दिए, इन्हीं दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ करके एक अक्षर बन गया जिसका क्षय नहीं हो सकता है।
अब समझ में आया। अब ये बात बनती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी, देखिए भाषा की अगर कहेगा तो भाषा की छोटी जो है, भाषा की छोटी ही कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, मौखिक। तो मौखिक इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो आप उसको कह सकते हैं ध्वनि है, जो हमारे आपके मुख से निकल जाती है, बोलते ही निकल जाती है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की अगर हम लोग बात करें, वर्ण, क्योंकि हम लोग लिख देते हैं, जैसे हमने का लिख दिया या अ लिख दिया या क लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हमारी क्या हो गई, तो लिखित इकाई में आपका वर्ण हो जाएगा। और सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो आपका ध्वनि हो गया, तो हमारे आपके मुख से निकल के और जाके आसमान में विलुप्त हो जाती है, जो कभी लौट कर वापस नहीं आती है। अब देखिए, अब हम लोग वर्णमाला में एक हमने इधर देखा क्या है, स्वर है। तो अब जो स्वर है, तो स्वर की संख्या कितनी है, 13। स्वर की संख्या कितनी है, 13। व्यंजन की संख्या 40 है। पहले क्या होता था, पहले 39 थी, पहले क्या थी, 39 थी, और अब क्या हो गई है, 40 हो गई है। कौन सा व्यंजन बढ़ा है, विशिष्ट व्यंजन बढ़ा है, जिसका उच्चारण ला और मूर्धा से इसका उच्चारण होगा। अब हम देखेंगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वर्ण अच्छा नहीं बता दिए, और स्वर और व्यंजन में कुल वर्णों की संख्या, और ये अगस्त और ये आपका जुड़ गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारे सबसे पहले स्वर के बारे में, पूरा हम लोग पहले स्वर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद तब हम लोग चलेंगे व्यंजन के बारे में। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं स्वर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वर। तो स्वर और व्यंजन की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो फिर भाई देखिए, वर्णमाला जो है वो स्वर और व्यंजन के मिलने से बने हुए हैं। ये देखिए स्वर और व्यंजन के। अब इसमें हम लोग सबसे पहले स्वर पढ़ेंगे। तो जब हम स्वर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको स्वर की परिभाषा पता होनी चाहिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, बिना रुकावट के होता है, उसे स्वर कहते हैं। ठीक, तो ये आपकी हो गई स्वर की परिभाषा। और स्वरों की संख्या हमने आपको कितना बताया है, स्वरों की। अब इसी 13 स्वरों को जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे कि वो 13 स्वर कौन कौन से हैं। अब इन 13 स्वरों का हमको ऑपरेशन करना है। यहां तक आप लोगों को कोई समस्या, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। अब इसका ऑपरेशन हम लोग करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, छोटा आ, उसके बाद हम लिखते हैं बड़ा आ, ए लिखते हैं ए, उसके बाद ऐ लिखते हैं, और फिर अंक लिखते हैं और आहा लिखते हैं। ठीक, री है ये री, तो री का कहीं ना कहीं उच्चारण देखिए कैसे हो रहा है, जैसे ये री री, आप क्या पढ़ेंगे, री, इसको क्या पढ़ेंगे, री। तो कहीं ना कहीं इसका उच्चारण किसके तरह, व्यंजन की तरह हो रहा है। तो इसका उच्चारण हो रहा है व्यंजन की तरह। कहीं ना कहीं मामला कंफ्यूज है कि भाई जब इसका उच्चारण व्यंजन की तरह हो रहा है, हम लोग इसको स्वर में कहाँ रखेंगे। तो अब उच्चारण के आधार पर स्वर हमारे समाप्त हो गए। उसके बाद अंक अनुनासिक वर्ण की तरह हो रहा है, इसमें न और का भी आ रहा है, न और का भी आ रहा है, हा भी आ रहा है, हा अलजिहवा है ना, काकल्य वर्ण जिसको कहते हैं, या तेज जो सांस के साथ निकलता है। तो ये जो दोनों हमारे हैं ये है अयोगवाह वर्ण। इनको हम लोग क्या कहते हैं, अयोगवाह वर्ण। तो जब इनको हम लोग कहते हैं अयोगवाह वर्ण हो गए, अयोगवाह वर्ण हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। 2 में कौन कौन है, अंक है, अंक, और उसके बाद आह है। तो कुल वर्ण की संख्या, मतलब कुल स्वर वर्ण हमारे कितना, 13 है। 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि मुख्य स्वर की बात अगर हम लोग करें कितने हैं, तो मुख्य स्वर की संख्या जो है यहाँ पे क्या हो गई, 11 हो गई। लेकिन अब यहीं पर उच्चारण के आधार पर कह दें कि उच्चारण के आधार पर कितना हो, तो हम लोग रखेंगे नहीं, तो उच्चारण में हमारा एक और कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 हो जाएगा।
कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, क्योंकि री का उच्चारण जो है वो व्यंजन के रा की तरह हो रहा है, छोटी का मात्रा लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं उच्चारण के आधार पर ये इसकी संख्या कम हो गई। अब वहीं पर हम लोग मूल स्वर की बात अगर करें, मूल स्वर कितने हैं बात करेंगे तो सिर्फ 4 है। कौन है? 4 है। इसमें हमारा आपका छोटा आ हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगा, छोटा ओ, ठीक किया जाता है त्रि त्रि, क्योंकि जिसका उच्चारण लोग जल्दी कर लेते हैं, इसको मूल स्वर, हर्ष स्वर, एक मात्रिक स्वर मतलब बिना मात्रा वाले कह सकते हैं, है ना, एक मात्रिक वाले, तो इसमें हम लोग डी को क्या किया गया है यहाँ पर शामिल, हर्ष स्वर या मूल स्वर। अब हम लोग इसमें देखेंगे स्वर का विभाजन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसको 4 तरह से पढ़ लेते हैं। 4 तरह से अगर हम आप पढ़ लेते हैं तो कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आपको बताते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के वर्गीकरण का विभाजन या इसका कैसे किस आधार पर किया गया है, तो है तो इसमें हमको 4 ही को पढ़ना है तो 5 6, लेकिन 4 को ही पढ़ना है जहां से आपके सवाल बनते हैं। इतना अगर आप समझ पाएंगे तो वर्ण विच्छेद, संघ विच्छेद और आगे वर्तनी में भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर अगर हम लोग देखें तो इसका विभाजन जो है वो 3 भागों में किया गया है। तो मात्रा के आधार पर हम लोग देखेंगे तो एक मात्रिक होता है, द्विमात्रिक होता है और एक प्लुत होता है। लेकिन जो प्लुत होता है उसका प्रयोग जो है अपने हिंदी में नहीं किया जाता, इसका ज्यादातर संस्कृत में ही किया जाता है। अब इसमें जो है एक जो 3 भाग में है, तो इसका जो पहला वाला है, जो सबसे पहला वाला है, इसको हम लोग कहते हैं मूल। इसको क्या कहते हैं? मूल। या फिर इसको हम लोग कहते हैं हर्ष, इसको हर्ष या लघु। और वहीं पे दूसरा हो गया, दूसरा, तो दूसरा जो है चाहे इसको द्विमात्रिक कहिए, द्विमात्रिक, इसको हम लोग द्विमात्रिक कहते हैं, द्विमात्रिक। इसको हम लोग संधि शब्द भी कह सकते हैं, ये तो कहा जा सकता है। इसको द्विमात्रिक भी कह सकते हैं, दीर्घ भी कह सकते हैं, प्लुत स्वर कह सकते हैं। इसको ज्यादातर संस्कृत में होता है, हिंदी में इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। तो अब जिह्वा के आधार पे भी 3 है, क्योंकि ये जीभ जो पूरी निकली है, जीभ मान लो ये जीभ है, तो ये अंदर वाला हो गया, ये बीच वाला हो गया, ये आगे वाला हो गया। तो जो आगे वाला है इसको हम लोग कहते हैं अग्रभाग, इसको मध्य है, मध्य, और उसके बाद इसको पश्च। ये 3 है, इसके 3 प्रकार हैं। वही मुख खोलने के आधार पे, तो मुख खोलने के आधार पे कितने हैं? 4। अब 4 है, इसमें कौन कौन से हैं? देखिए 4 इसमें आपके विविध हो गया, दूसरा आपका अर्ध विविध, तीसरा वही है, तीसरा समृद्ध, चौथा वही है अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। मुख खोलने के आधार पर इसको एक वर्ण के बारे में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। जातीय आधार पे केवल आपका 2 है, केवल 2 है। एक आपका सजातीय है, एक ही जाति है, जैसे बड़ा आ हो गया, है ना, बड़ी ई हो गई, और आपका बड़ा ओ हो गया। तो छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, छोटा ओ प्लस छोटा ओ बराबर बड़ा ओ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी। एक ही जाति के हैं और एक ही जाति का बड़ा वाला निर्माण हो रहा है। लेकिन विजातीय की बात करें तो वहां तुरंत बदल जाता है। पता चला छोटा छोटी छोटी मिल गई, कोई दूसरा बन गया, छोटी छोटा प्लस छोटा मिल गया, कोई दूसरा बन गया। तो यहाँ हम देखेंगे इसको विजातीय कहते हैं। विजातीय क्या हो गया? विजातीय। और इनके वर्णों की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये जातीय आधार पर स्वरों को कितने भागों में रखा गया है? 7 भागों में रखा गया है। वही मुख खुले और मुख आधार पे, जिह्वा के आधार पे, मात्रा के आधार पे किसके किसमें कितने कौन कौन से हैं ये। अब सबसे पहले तो आपको वर्णमाला स्वर और व्यंजन, मूल स्वर, मुख्य स्वर, उसके बाद ये पता होना चाहिए। उसके बाद में फिर स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अब इसमें ये दिमाग में एकदम होना चाहिए कि पहला ये है, इसमें हलस, मूल, ये प्लुत, दूसरा ये है जिह्वा के आधार, मध्य, पश्च, आगे बीच वाला। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे बताएंगे इसके आगे। मुख खुलने के आधार पे विपरीत, फिर अर्ध विपरीत, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, ऐसे करके आपको ये पूरी हेडिंग पता होनी चाहिए। और जातीय आधार पे सजातीय और विजातीय, जब आपको ये पता चलेगा तो आप इसके अंदर की चीज भी आपको वही आप पढ़ते हैं, सब आपको सब अच्छा लगता है, लेकिन मन गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले वर्णमाला, उसमें स्वर और व्यंजन देखिए। पहले आप स्वर के बारे में, पहले वर्णों के बारे में थोड़ा सा अक्षर और वर्ण के बारे में अंतर समझ लीजिए, स्वर की परिभाषा देख लीजिए। उसके बाद में स्वरों का विभाजन कितने भागों में किया गया, उसमें कौन कौन सी हेडिंग आ रही है, ये पता होना चाहिए। जब आपका ये सब पता हो जाए तब उसके बाद आप उसके अंदर की चीज को पढ़ना शुरू करिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद वाला जो होगा हम प्रयास रहेगा
कि छोटी छोटी ही वीडियो रहे। तो अगले वाले में हम आपको एक एक वर्णों के बारे में और इसको तोड़ मरोड़ करके कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, स्वरों का क्या हिंदी वर्णमाला में महत्व है, ये सब पढ़ा के इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, एक दो अभ्यास आपका करा के उसके बाद तब हम लोग व्यंजन शुरू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।